नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बिंदु: कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। भारतीय संघ जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया है कि संविधान वेफ अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। भारत एक बहुभाषीय संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल के नाम से सन 1885 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में नागरिकता की धारणा की पुष्टि करते हुए कहा कि 24 वर्ष की आयु में हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ कानून दिए गए हैं, क्या इसका संबंध किसी मूल्य से है? यदि हाँ तो वह अंतर्निहित मूल्य क्या है? कारण बताइए। क, पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होगा। उत्तर, इस वाक्य में समानता का मूल्य है क्योंकि पारिवारिक संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का समानता का आधार पर बराबर समझा जाता है। ख, अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमा कर अलग अलग होगा। उत्तर, इस वाक्य में कोई मूल्य संबंधी नहीं है क्योंकि अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा। ग, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उत्तर, इस वाक्य में धर्म निरपेक्षता का बोध होता है क्योंकि इसमें राज्य व धर्म को अलग अलग रखने की बात कही गई है। घ, बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति से बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, बताएं कि इनमें किसका इस्तेमाल निम्नलिखित कथन को पूरा करने में नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत। क, सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है। ख, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए होती है। ग, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। घ, यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी के लक्ष्यों के से कहीं विचलित ना हो जाए। घ, शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए होती है। उत्तर, ग, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा की बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन इस बात की दलील है कि संविधान सभा की बहसें आज भी प्रासंगिक हैं? कौन सा कथन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि यह बहसें प्रासंगिक नहीं है? ब, इनमें से किस पक्ष का आप समर्थन करेंगे और क्यों? क, आम जनता अपनी जीविका कमाने और जीवन की विभिन्न परेशानियों के निपटारे में व्यस्त होती है। आम जनता इस बहसों की कानूनी भाषा को नहीं समझ सकती। ख, आज की स्थितियों और चुनौतियों संविधान बनाने के वक्त की चुनौतियों और स्थितियों से अलग है। संविधान निर्माताओं के विचार को पढ़ना और अपने नए जमाने के इस्तेमाल करना दरअसल अतीत को वर्तमान में खींच लाना है। ग, संसार और मौजूदा चुनौतियों को समझने की हमारी दृष्टि पूर्णतः नहीं बदली है। संविधान सभा की बहसों में हमें यह समझने के तर्क मिल सकते हैं कि कुछ संवैधानिक व्यवहार क्यों महत्वपूर्ण हैं
एक ऐसे समय में जब संवैधानिक व्यवहारों को चुनौती दी जा रही है, इन तर्कों को न जानना संवैधानिक व्यवहारों को नष्ट कर सकता है। उत्तर नंबर 1, वाक्य क व ख में यह बताने का प्रयास किया गया है कि संविधान सभा में हुई बातों व बहसों की आज भी परिस्थितियों के आधार पर कोई उपयोगी नहीं है, जबकि ग वाक्य में संविधान सभा में हुई बात की उपयोगिता है। नंबर 2, वाक्य क में कहा गया कि आम व्यक्ति संविधान सभा में हुई बहस की भाषा को समझने में असमर्थ है, क्योंकि आज किसी व्यक्ति को संविधान में रुचि नहीं है तथा वह अपने आजीविका कमाने लगे हुए हैं और इसके पास समय नहीं है। नंबर 3, संविधान सभा में भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा हुई। इनकी उपयोगिता आज भी समस्याओं के अनुकूल है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिम अवधारणा में अंतर स्पष्ट करें। क, धर्मनिरपेक्षता की समझ। उत्तर, भारत में संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इतना कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसकी समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता था। भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। ख, अनुच्छेद 370 और 371। उत्तर, भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एक मात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान है। ठीक उसी तरह अनुच्छेद 371(1) के तहत पूर्वोत्तर वे प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करना है, बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। ग, सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन। उत्तर, भारत के समाज में कमजोर लोगों व पिछड़े लोगों के विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य अफर्मेटिव एक्शन के कार्य से लोगों में समानता स्थापित करना है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरियों में आरक्षण। घ, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। उत्तर, सार्वभौम वयस्क मताधिकार से अभिप्राय यह है कि 18 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भू सीमा में पैदा हुआ है और जिनने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण किया अथवा जिनके पिता इस भू सीमा में जन्म हो या बस गए हों। इस तरह शुरुआत दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया। इसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? क, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ख, राज्य का धर्म से नज़दीकी रिश्ता है। ग, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है। घ, राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मानता होगा। अंग, राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्ति होगी। उत्तर, क, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करें। क, विधवाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आज़ादी। उत्तर, नंबर 1, आधारभूत महत्व की उपलब्धि। ख, संविधान सभा में फैसलों का स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि तर्क के आधार पर लिया जाना। उत्तर, नंबर 2, प्रक्रियागत उपलब्धि। ग, व्यक्ति के जीवन में समुदाय के महत्व को स्वीकार करना। उत्तर, नंबर 4, उदारवादी व्यक्तिवाद। घ, अनुच्छेद 370 और 371। उत्तर, नंबर 5, धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति की संपत्ति में असमान अधिकार पर ध्यान देना। अंग, महिलाओं और बच्चों को परिवार। उत्तर, नंबर 3, लैंगिक न्याय की अपेक्षा। प्रश्न नंबर 7, यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी।
विभिन्न तर्कों को पढ़िए और बताएं कि आप इनमें किस से सहमत हैं और क्यों। जयेश मैं जयेश अब भी मानता हूं कि हमारा संविधान एक उधार का दस्तावेज है। सवा सवा क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ है ही नहीं? क्या मूल्यों और विचारों पर हम भारतीय अथवा पश्चिमी जैसा लेबल चिपका सकते हैं? महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला लो, इनमें पश्चिमी कहने जैसा क्या है? और अगर ऐसा है भी तो क्या हम इसे महज पश्चिमी होने के कारण खारिज कर दें? जयेश, मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं अपनाई? नेहा, तुम यह भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब इस बात का शासन की जो व्यवस्था हम चाहते थे उनको अपनाने से कोई लेना देना नहीं चाहें, यहाँ जहाँ से भी आई हो या जहाँ से भी आई हो। उत्तर, उपरोक्त वाक्यों में दिए गए जयेश व नेहा के बीच विचार विमर्श से कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक दोनों ही ठीक हैं। जयेश का कथन सही है कि हमारा संविधान उधार का दस्तावेज है, क्योंकि हमने अनेक संस्थाएं विदेशी से ली है। हमने इन विदेशी देशों की संस्थाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला है। नेहा का कथन भी सही है कि भारतीय संविधान में सभी कुछ विदेशी नहीं है, भारतीय भी बहुत कुछ है। इसमें हमारी प्रथाएं, परंपरा व इतिहास का प्रभाव, जिससे संविधान प्रभावित होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 व नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव है। प्रश्न नंबर 8, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधित्व मूलन नहीं थी? क्या इस कारण हमारा संविधान प्रतिनिध्यात्मक नहीं रह जाता? अपने उत्तर के कारण बताएं। उत्तर, भारतीय संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक नहीं थी। यह बात कुछ सीमा तक ठीक है, क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया गया था। यह 1946 के चुनाव पर गठित विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से गठित की गए थी। इस चुनाव के व्यक्त मताधिकार भी नहीं दिया गया था। उस समय सीमित मताधिकार प्रचलित था। इसमें काफ़ी लोगों को मनोनीत किया गया था, परंतु यह भी कहना होगा कि उन परिस्थितियों में इससे अधिक संभव भी नहीं था। उस प्रतिनिधित्व देने के लिए सदस्यों को मनोनीत भी किया गया। उन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे? यदि आज आप संविधान लिख रहे होते तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते? उत्तर, भारतीय संविधान में लैंगिक न्याय के लिए कुछ नहीं दिया गया है। इसी कारण से समाज में अनेक रूपों में लैंगिक अन्याय व्याप्त है। तथापि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग अनुच्छेद 14, 15 और 16 में यह कहा गया है कि लिंग के आधार पर कानून के सामने सार्वजनिक स्थान पर व रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक न्यायोचित विकास की व्यवस्था की गई है। समान वेतन की व्यवस्था की गई है। समान वेतन की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 10, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक गरीब और विकासशील देश में एक बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार मौलिक अधिकारों की केंद्रीय विशेषता के रूप में दर्ज करने के बजाय राज्य की नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड में क्यों रख दिए गए? यह स्पष्ट नहीं है। आप क्या जानते हैं सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में रखने के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर, भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन क्या
किया गया है। जो मौलिक अधिकार इस भाग में हैं उनका स्वरूप राजनीतिक, सांस्कृतिक व नागरिक है तथा आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकार में स्थान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक सुविधाओं का वायदा किया गया है, जिसमें रोजगार, विकास, आर्थिक सुरक्षा व समान व उचित वेतन की व्यवस्था की गई है। यह सभी आर्थिक सुविधाएं अधिकार के रूप में नहीं, केवल वायदे के रूप में दी गई हैं। इनका यह कारण है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक स्रोत नहीं थी। भारतीय नागरिकों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक समझी गई, परंतु जिसको अधिकार के रूप में नहीं किया गया है उनमें सामाजिक व आर्थिक अधिकार व सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 1, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की आलोचनाएं किन रूपों में की जाती है? उत्तर, भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं, इनमें से 3 मुख्य हैं। नंबर 1, यह संविधान अस्त व्यस्त है। ख, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। ग, यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से हमारा क्या आश्चर्य है? उत्तर, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से हमारा आश्चर्य 3 बटन से है। नंबर 1, पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इस अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हम संविधान के व्यवहार दिए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। नंबर 2, संविधान की बुनियादी अवधारणाएं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियादी पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। नंबर 3, भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि यह आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियादी बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुगमत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान समाज और राज्य व्यवस्था को अपने मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह में दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। प्रश्न नंबर 3, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? वर्णन कीजिए। उत्तर, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है। नंबर 1, न्याय और सुगमता व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति व ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिनिष्ठ युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। नंबर 2, उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, जापान के संविधान का क्या कहा जाता है तथा यहाँ का संविधान किस दर्शन पर आधारित है? उत्तर, सन 1947 के जापानी संविधान के बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। इनकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5, संविधान के दर्शन का क्या आश्चर्य है? उत्तर, संविधान के दर्शन से आश्चर्य है संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचारों से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत की संविधान
में धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने की मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? उत्तर, इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगता है, जब वह यह जब जब वह यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ावे रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, वह व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता से है। राज्य को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे और न ही उसे बाधा पहुंचाए, और राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है, तथा राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। उदाहरण के लिए पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बढ़ गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। प्रश्न नंबर 8, भारत में धर्म और राज्य में अलगाव का क्या अर्थ है? उत्तर, भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ है धर्म से अनुमोदित रिवाज, मसलन छुआछूत, व्यक्ति को उनकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पोत इतनी गहरी और व्यापक होती थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते थे। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। उदाहरण के लिए धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को धन दे सकता है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान के उपलब्धियों का वर्णन निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया है जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। नंबर 2, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। नंबर 3, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि के बावजूद भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। हमारे संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई। प्रश्न नंबर 10, धर्म और राज्य को अलग रखने की मुख्य धारा के उद्देश्य क्या हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं तब किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान की सीमाएं क्या है, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान के कुछ सीमाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। नंबर 2, दूसरे इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। नंबर 3, तीसरे यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल
दिया गया। प्रश्न नंबर 12, भारतीय उदारवाद की दो धाराएं कौन सी हैं? उत्तर, भारतीय उदारवाद की दो धाराएं हैं। नंबर 1, पहली धारा की शुरुआत राम मोहन राय से होती है। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकार पर। नंबर 2, दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद के सी सेन और जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक शामिल हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उत्तरवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।